बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में मैथ 11th न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यूनिट 2 फंक्शन एंड ग्राफ की टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1 उसमें हमने जस्ट फंक्शन को डिस्कस करना है और 2.2 में ग्राफ को डिस्कस करना है। फंक्शन की डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन f from a set x to a set y is a rule or a correspondence that assign to each element x in ये कैपिटल X a unique element y in y। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेफिनेशन जो है 9th की जो बुक है उसमें भी आपको मैंने ये समझाई हुई है, तो मैं आई टैब में उसको लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे मैंने फंक्शन एंड इट्स टाइप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो 9th में फंक्शन की डेफिनेशन है और जो यहाँ पे है, दोनों का मकसद और एक ही है, लेकिन स्टेटमेंट ज़रा चेंज है। अब इसमें क्या कहा गया है ये देखें। एक फंक्शन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सेट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक रूल या फिर एक करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, मुताबिकत। एक रूल, एक असूल या एक मुताबिकत को असाइन करते हैं। किस तरह से असाइन करते हैं कि एक जो एलिमेंट है हमारा x, किसी सेट, बड़े सेट x में उसका एक यूनिक एलिमेंट y होना चाहिए। कौन सा सेट? y में होना चाहिए। अब इसकी मैं अगर मिसाल दूं तो सपोज करता हूं कि यहाँ पे एक सेट है हमारे पास x, सॉरी मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ x। अब इसके अंदर 1 2 3 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह एक सेट है मेरे पास y, इधर है a b और c। अब यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। इसी तरह से इसको x1, इसको x2, इसको मैं x3 मान लेता हूँ। ये y1 y2 और ये मैं y3 मान लेता हूँ। तो हर एक का किसी न किसी से कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डेंस, कोई ना कोई मुताबिकत, कोई ना कोई रूल होना चाहिए, जिस रूल के तहत ये जो x के एलिमेंट है इनका y के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन जाए। इसको कहते हैं जी फंक्शन। अगर आपको मैं मज़ीद ज़्यादा अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि देखें जी, आपने किसी चीज़ का फाइंड करना है एरिया। आपके पास सपोज करें कि एरिया फाइंड करने के लिए ये एक रेक्टेंगल दी गई है, ये एक रेक्टेंगल है। जब तक मेरे पास ये एल ना होगा, ये वाला एल ना होगा, तो मैं क्या एरिया फाइंड कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी। जब मेरे पास लेंथ नहीं है तो मैं एरिया कैसे फाइंड करूँगा? इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है वो लेंथ का फंक्शन है। बात समझ गए? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। बात समझ गए जी? इसी तरह अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर भी अगेन क्या है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि जो पेरीमीटर है वो भी किसका फंक्शन है? लेंथ का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें समझ आ गई कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसका दूसरी चीज़ के साथ किसी रूल के तहत या किसी मुताबिकत के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि लेंथ के बगैर एरिया नहीं निकल सकता, ना ही लेंथ के बगैर पेरीमीटर निकल सकता है। एरिया और लेंथ में कोई रूल है, पेरीमीटर और लेंथ में भी कोई रूल है। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया और पेरीमीटर लेंथ में एक रूल होने की वजह से ये एक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब आ गए जी इसकी टाइप्स पहले भी जैसे मैंने आपको बताया 9th में भी हैं। 1 to 1 है, इसको इंजेक्टिव कहते हैं। ऑन टू को सब्जेक्टिव कहते हैं। 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी कि 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। और एक नई डेफिनेशन यहाँ पे है, उसको क्या कहते हैं? पीस वाइज फंक्शन। 1 to 1 की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 1 to 1 की डेफिनेशन सुन लें। अ फंक्शन f इज़ 1 to 1 इफ़ डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। बात समझ रहे हैं कि एक की एक के 1 to 1 का मतलब ही ये होता है कि एक की एक से मुताबिकत। जैसे मैंने ये 9th में भी आपको बना के दिखाया। इधर है ना 1 2 3, ये सेट हमारे पास A है और इधर क्या है? A B C। एक की एक से करस्पॉन्डेंस जो है इसे 1 to 1 कहते हैं। बात समझ गया ना? एक की एक से करस्पॉन्डेंस।
अगर यहाँ पे मैं डी एक इजाफी भी लिख लेता हूँ तो ये बच भी जाए तो भी ये 1 to 1 है। अगर ये ना भी बचे अब भी ये 1 to 1 है। यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए तब भी ये 1 to 1 ही है। बात समझ गए ना। आगे है जी ऑन टू की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ implies x बिलोंग टू y इज कॉल्ड ऑन टू, या फिर इसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन x। डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसका 1 to 1 और ऑन टू का मैं मतलब में जो डेफिनेशन में फ़र्क है वो समझाना चाहता हूँ। डेफिनेशन आप बुक से भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के भी सुना दी। यहाँ पे ये देखें 1 to 1 का मतलब है एक की एक से मुताबिकत या करस्पॉन्डेंस। अब ऑन टू का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए बी सी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी। अब ये तो हो गया 1 to 1। अगर मेरा यहाँ पे बी में कोई भी सेट बी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता, हर एक जो है वो यूज़ हो रहा है, हर एक जो है वो यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करें डी पड़ा है तो डी जो है वो इधर भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या बन गया, ये वैसे ये तो हम ज़्यादा इस तरह से कर लें तो ज़्यादा आसान होगा, आपको समझ आए। यहाँ पे कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी पेयरिंग ए सेट के साथ ना हो, तब ये क्या बन गया, ये ऑन टू बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं। अभी ये देखो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब जब ये दोनों 1 1 भी हो जाएं ऑन टू की देखो 1 1 कैसे, एक की मुताबिकत एक के साथ, इधर से एक एलिमेंट इधर से भी एक, यानी कि एक इनपुट दे रहे हैं आंसर भी एक ही बन रहा है। 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। ऐसा नहीं है कि इनपुट एक देने से आंसर हमारे 2 बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसे 1 1 कहते हैं। कोई एलिमेंट नहीं बचा तो इसे ऑन टू कहते हैं। जब 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो फिर उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब आ गई जी पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन। पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशन। पीसेस का मतलब क्या होता है, टुकड़े। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो टुकड़ों की शक्ल में हो, ठीक है, उसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। टुकड़ों की शक्ल में कैसे होगा जी। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल लिखी हुई है, इस एग्जांपल को मैं लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये इफ़ कहाँ से कहाँ तक है, x लेसर देन 0 और ये है जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो फंक्शन है इसमें 2 पार्ट हैं। जब इसका ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन की बजाय 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में ये आएगा। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं जी, इसको पीस वाइज फंक्शन कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर स्टूडेंट मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बी में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो फाइंड हमने क्या करना है, एफ ऑफ माइनस 3। देखो ये क्वेश्चन फंक्शन के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन है, यहाँ पे भी एक फंक्शन है। इसके अंदर इस फंक्शन में x जो है ये वेरिएबल है। इस फंक्शन के अंदर जब मैं कोई इनपुट दूंगा तो ये फंक्शन मुझे कोई ना कोई आउटपुट निकाल देगा। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए बड़े लेवल पे आप इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं तो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -3 में इन दोनों में पुट करूँगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ -3 इधर पुट किया तो क्या -3 का ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर -1 फंक्शन बन गया। ये इनपुट था, आउटपुट क्या आएगा, देखो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। अब ये देखो -3 इनपुट था, आउटपुट क्या आ गया 8 हमारे पास आ गया।
अब ये बड़ी आसान सी बात हो गई समझने में। अब इसी तरह से मैं इधर भी -3 पुट करके देखूंगा तो क्या बनेगा जी। यहाँ पे आपके सामने मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3 2 6 -6 + 3। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये बन गया -3 स्क्वायर रूट। अब -3 किसके इक्वल होता है, आपने देखो एयोटा इज इक्वल टू आपने लेना है -1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैं लिखूंगा एयोटा स्क्वायर रूट 3। इनपुट -3 इस फंक्शन के अंदर जब हमने दिया तो उसने जो आउटपुट हमें निकाल के दे दिया वो क्या है, एयोटा स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ 0। अब इनपुट 0 है तो मैं आउटपुट इसकी निकालता हूँ, तो 0 का स्क्वायर -1 इसका मतलब -1। और इधर से मैं जब मैं 0 पुट करूँगा तो वो क्या बनेगा, 2 × 0 + 3, तो ये बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसी तरह से x - 2 x² + 3 ये वैल्यू भी हमने पुट करनी है। थर्ड देखिए हमारे पास है जी, थर्ड है हमारे पास f ऑफ x - 2। तो मैं क्या करूंगा जी, इधर x - 2 रिप्लेस करूंगा, x - 2 के ऊपर क्या जाएगा, स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर रूट ओपन कर लेते हैं, x² + 4 - 4x - 1। तो ये क्या बनेगा, x² - 4x + 3। यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x - 2 विच इज इक्वल टू 2 × x - 2 + 3। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, 2x - 4 + 3 तो क्या बन जाएगा, 2x - 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फोर्थ पार्ट देखें हमारे पास है f ऑफ x² + 3। तो ये सिंपली इसके अंदर पुट करें, f ऑफ x² + 3 विच इज इक्वल टू x² + 3 इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे, -1 लिखेंगे। इसका क्या करेंगे जी, फार्मूला ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म की का स्क्वायर होता है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, 2 3 6 6x का स्क्वायर -1। तो मैं क्या लिखूंगा, x⁴ + 6x² + 8, 9 में से 1 गया 8, तो ये इसका आउटपुट बन गया। इधर मैं क्या लिखूंगा, x² + 3 है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, 2 × x² + 3 + 3 होल स्क्वायर रूट 2x² + 3 2 6 + 3 इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट आएगा, 2x² + 9 इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट आएगा। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है f ऑफ a + h - f ऑफ a ओवर h। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, f ऑफ x = 4x + 7। तो हमने करना क्या था, a + h फाइंड कर -f ऑफ a ओवर h फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्लेस x विद a + h। फर्स्ट मैं अभी ये वाला पार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें x को a + h से मैं रिप्लेस करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, a + h इज इक्वल टू 4 × a + h + 7। सॉल्व करते हैं, 4a + 4h + 7। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या करना है, रिप्लेस x विद a। अभी a के साथ रिप्लेस करते हैं क्योंकि मुझे f ऑफ a चाहिए। f ऑफ a लिखा विच इज इक्वल टू 4a + 7। अब ये भी हमारे पास हो गया। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज।
अब वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमारे पास क्या था, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस, अब माइनस आ गई तो ब्रैकेट डाल लें, 4a प्लस 7 ओवर h है हमारे पास, ठीक है जी। 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7, इस माइनस की वजह से साइन हो गया चेंज, 4a और 4a ये कट गया, 7 भी कट गया, बाकी क्या रह गया 4, इसके नीचे सॉरी ये लिखना है h, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, यहाँ पे देखें 4h ओवर h से कटेगा, बाकी क्या रह जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा 4। हमने इसी को ही फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या बन गया जी 4 बन गया। सेकेंड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिप्लेस एक्स विद ए प्लस एच। अब मैं एफ ऑफ ए प्लस एच करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस एच, ये मेरे पास आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए, तो मैं लिखूंगा जी रिप्लेस एक्स विद ए। अब ए के साथ रिप्लेस करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यू पुट कर लें तो क्या बनेगा जी, हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच की बजाय अब मैं क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच, ठीक है जी, माइनस साइन ए ओवर एच, ठीक है। अब ये हमारे पास ये बन गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो मज़ीद कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, साइन पी माइनस साइन क्यू विच इज इक्वल टू होता है 2 कॉस। ये फार्मूले जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक के जो जब चैप्टर्स आपके आएंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। 2 कॉस हमारे पास होता है P प्लस क्यू ओवर 2, आगे होता है जी साइन P माइनस क्यू ओवर 2। ये आपको बाद में जब ये चैप्टर्स आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिल वक्त ये याद कर लें। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं इस पे फार्मूला लगाऊंगा, ये मेरे पास सारा P है और ये हमारे पास क्या है Q है, तो मैं क्या करूंगा 1 ओवर H को मैं बाहर कर लेता हूँ, 2 लिखा, कॉज ऑफ P प्लस Q, P मेरे पास क्या था A प्लस H, ठीक है, प्लस क्या आएगा A ओवर क्या आएगा 2, ठीक है जी। तो इसी तरह से आगे क्या लिखूंगा जी मैं, साइन, इसको ब्रैकेट डाल देते, साइन P माइनस A प्लस H माइनस है, अब Q माइनस ओवर 2, इस पे भी ब्रैकेट डाल देते हैं, होल ब्रैकेट 1 ओवर H। अब ये वाला जो 2 है ये मैं इधर बाहर ले लेता हूँ, 2 ओवर H बन गया, कॉज ऑफ ये A प्लस A कितना हो गया जी 2A प्लस H ओवर 2 साइन, अब ये से A कटेगा, बाकी क्या रह जाएगा H ओवर 2। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 ओवर H, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और इसमें कुछ नहीं है। कॉज ऑफ 2A आपको पता है ना, ये जो ओवर में होता है ये दोनों का होता है, ठीक है, 2A ओवर A प्लस H ओवर 2, ये ऐसे होता है। इसी तरह से साइन H ओवर 2।
अब ये ए से कट जाएगा, तो सॉरी 2, यहाँ पे 2 था, ए नहीं था, 2 था, 2 से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2/h कॉज ऑफ ए प्लस h/2 इनटू साइन h/2। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना ये रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, तो इसको हमने ये जो फाइंड करना था ये हमने फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² -1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन घबराना नहीं आपने, यह है उसी तरह से उसी पैटर्न पे आसान है। रिप्लेस कर दें x को a प्लस h से, तो क्या बनेगा a प्लस h विच इज इक्वल टू a प्लस h के ऊपर अब की बार क्या है क्यूब है, फिर उसके बाद a प्लस h के ऊपर क्या आएगा स्केयर, फिर आएगा -1। क्यूब का फार्मूला ब्रेक कर दें, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होता है इंटू a प्लस h, ऐसे ही है ना जी। ठीक है, ये इस तरह से क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, इसका फार्मूला ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म h-1। अब यहाँ पे इस पार्ट को हम करता हूँ a³ प्लस 3a स्केयर h प्लस 3a h का स्केयर प्लस h का क्यूब प्लस a स्केयर प्लस h का स्केयर प्लस 2a-h-1। अब यहाँ पे अगर कोई टर्म एक जैसी है तो उसको प्लस माइनस कर लेना है, अगर वो एक जैसी नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है जी, तो अब देख लें ए स्केयर वाला और कौन सा है मेरे पास, ताकि मैं ए स्केयर को कॉमन ले सकूं, वगरना इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूं क्योंकि मैंने इसे यहाँ पुट करना है। अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करना है x विद, अब a से हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा f ऑफ a लिखूँगा, उसी तरह से a का क्यूब प्लस a का स्केयर -1, इसको मैंने सेकंड कह दिया बाय पुटिंग वैल्यूज। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है तो मैं इक्वल डालूंगा, ये वाली सारी लंबी वैल्यू पुट करूंगा, a का क्यूब प्लस 3a स्केयर h प्लस 3a h का स्केयर प्लस h का क्यूब प्लस a स्केयर प्लस h स्केयर प्लस 2a-h-1। अब माइनस डलेगी, अब इस माइनस की वजह से मैं यहीं पे इसकी वैल्यू को इसके साइन को चेंज करने लगा हूँ, -a³ माइनस a स्केयर प्लस 1 ओवर में क्या आएगा h आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a³ प्लस में है, a³ माइनस में है, a स्केयर प्लस में है और यहाँ पे a स्केयर माइनस में है, ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ये तो गए कट। अब जो बाकी रह गया वो हम लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ इक्वल डालता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बच गया क्या 3a स्केयर h प्लस 3a-h स्केयर प्लस h³ प्लस h स्केयर प्लस 2a-h, ये बच गए, ये और ये बच गया, ओवर में बच गया h। ठीक है जी, अब इसमें भी h है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में से h को ले लो कॉमन। ठीक है, सब में h को जब कॉमन ले लोगे तो नीचे वाले h से कटेगा। अब यहीं पे मैं h को कॉमन लेने लगा हूँ, यहाँ पे ज़रा देखें, एक h था बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 h थे एक कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 थे तो 2 कॉमन, यहाँ पे 1 2 था
और एक काम है, यहाँ पे एक ही है तो एक ही कॉमन बनेगा। ये h यहाँ से h से कट जाएगा, यहाँ पे देखें, और बाकी जो बच गया वो उसको मैं लिख देता हूँ 3a² प्लस 3ah प्लस, अब इसको लिखते हैं ना 2a प्लस, अब इसको लिखते हैं h और एंड पे लिखते हैं h के स्क्वायर को। ठीक है जी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अंदर अगर तरतीब के अंदर कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो इसकी गुंजाइश होती है, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने उसी तरह से करना है, रिप्लेस x विद a प्लस h। अब ये तो आपको पता चल गया, a प्लस h लिखेंगे विच इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस h। ठीक है, इसी तरह ये 1 हो गया ना। अब ये इधर पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, रिप्लेस x विद a। अब a से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, f ऑफ a विच इज इक्वल टू tan ऑफ a। अब इसको मैं 2 करता हूँ तो पुट करता हूँ, तो पुट किया तो क्या बना, इक्वल डाला tan a प्लस h माइनस tan a ओवर h। अब यहाँ पे देखें tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। tan आपको पता है ना जी, tan थीटा विच इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन a प्लस h ओवर कॉस a प्लस h माइनस साइन a ओवर कॉस a होल ओवर h। ठीक है जी, अब मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे देखें, मैं इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करूंगा, तो ये इक्वल इधर डाल लें। ठीक है जी, अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉज ऑफ a प्लस h साथ आएगा कॉज a। ठीक है जी, अब देखें, आपको पता है इस नीचे वाले ने इससे डिवाइड करना है, कॉज a प्लस h, कॉज a प्लस h से कटेगा, बाकी जो रह गया वो मैंने लिखना होता है, कॉज a रह गया, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ a प्लस h कॉज a माइनस, अब कॉज a से कटेगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा जी कॉज a प्लस h इंटू साइन a, ये रह जाए, होल ओवर में h है। आपको पता है ओवर को ओवर नीचे आ जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन a प्लस h कॉस a माइनस कॉस a प्लस h साइन a होल ओवर, ये ओवर में ये नीचे आ जाएगा, h इंटू कॉज ऑफ a प्लस h, आगे क्या आएगा, कॉज ऑफ a। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है, या आपने आगे जाके पढ़ना है, साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाऊंगा, माइनस बीटा विच इज इक्वल टू होता है जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। अभी ये फार्मूला मैं इधर जाके यूज़ करूँगा, तो अभी आपने देखना है कि ये फार्मूला ये कैसे यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखें, ये साइन, इसको अगर मैं मान लूँ इस सारे एंगल को अल्फ़ा और इसको मान लूँ बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा।
आगे कॉज अल्फ़ा, ये तो मेरा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, और ये बीटा और ये बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा हो जाए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा मेरे पास क्या है, ए प्लस एच है, और बीटा मेरे पास क्या है, अकेला ए है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, मैं लिखूंगा साइन ए प्लस एच माइनस ए लिखूंगा, ठीक है जी, ओवर ये वाला एज इट इज आएगा एच इंटू कॉज ऑफ ए प्लस एच कॉज ऑफ ए। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसका प्रूफ भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ भी आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ना उसमें आप ये रीड करेंगे। ए से कटेगा तो बाकी क्या रह जाएगा, साइन एच रह जाएगा ओवर एच कॉज ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉज ऑफ ए। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। अब यहाँ पे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करते हैं। इसको हम देखें, सोल्यूशन में मैंने लिखा, देखो फर्स्ट पे हमारे पास एरिया है, सेकंड पे आपके पास पी है, वो कहते हैं इनका आपस में फंक्शन बना है। पहले इस क्वेश्चन को समझें, एरिया किसका फंक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेंथ का। पेरीमीटर किसका फंक्शन होता है, लेंथ का। अब वो कहता है कि पेरीमीटर और एरिया इनका आपस में कोई रिलेशन बनाए, कोई फंक्शन बनाए, तो हम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज ए इज इक्वल टू, नहीं, सपोज एक्स इज लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, x जो है वो स्क्वायर की एक लेंथ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा, देन एरिया किसके इक्वल होगा, x मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एरिया को क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर। ये हमारे पास एक बात हो गई। एंड पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4x के। समझ आ गई ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। स्क्वायर है, उसकी तमाम साइडों को 1 2 3 4 को आपस में ऐड अप करेंगे तो पेरीमीटर आएगा। अब यहाँ पे मैंने x को साइड पे करना है, मैं क्या करूँगा, p ओवर 4 विच इज इक्वल टू x। अब देखो मैंने कंपेयर करना है, मेरे पास कंपेयरिंग के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने x को साइड पे करके a और p को लेना है। अब यहाँ पे देखें, मैं तो कंपेयर कैसे करूंगा, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर होना चाहिए, या यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, या तो मैं इसको अकेला x बना दूं, या मैं इसको अकेला सॉरी यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर बना दूं। तो क्या करूं, मेरे लिए यहाँ पे स्क्वायर बनाना ज्यादा आसान है, तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका मैं स्क्वायर लेने लगा हूं, तो इसको मैं इधर करता हूं, स्क्वायर लिया तो ये बन गया p स्क्वायर ओवर 4 4 जार 16 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसकी x स्क्वायर और इसकी x स्क्वायर आपस में क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, अब इसका a और इसका p स्क्वायर ओवर 16 हो गए इक्वल, तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर ओवर 16। अब यहाँ पे देखो, ये एरिया जो है वो p का पेरीमीटर का फंक्शन बन गया। इस इक्वेशन के अंदर देखो एरिया है और हमारे पास साथ क्या है, पेरीमीटर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है, ये फंक्शन वाला ये जो इक्वेशन है
वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे देखें सरकमफ्रेंस, सर्कल के और एरिया के अंदर हमने उसी तरह का एक रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सपोज, या सपोज रहने दे लिखने को, मैं डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पे जाता हूँ। वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं जी, सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें ये रेडियस है, इसको मैंने साइड पे करना है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जी C/2 पाई विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब इसी तरह से अगेन मैं क्या करूँगा, एरिया यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिख भी दिया जाए ज़्यादा अच्छा है, वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा जी, इस पाई को इधर नीचे लेके आता हूँ, A/पाई विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे उसी तरह से या तो मैं इसको स्क्वायर बनाऊँ या इसको मैं क्या बनाऊँ जी, इसको आर बनाऊँ। ठीक है, आर ये मुझे सेम बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे तो जगह नहीं बची, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने ये बात लिखनी है। तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर रूट ओवर पाई का भी स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू आर, ये बन जाएगा। इसको मैं कहेंगे सेकेंड बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। अब मैंने कंपेयरिंग लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, C/2 पाई विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट ओवर पाई का भी स्क्वायर रूट। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा जी, C विच इज इक्वल टू 2 पाई एरिया का स्क्वायर रूट ओवर पाई का भी स्क्वायर रूट। अब इसको रैशनल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, रैशनल बनाने के लिए मैं पाई को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा, पाई का ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा, ये उससे कट जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई एरिया के ऊपर स्क्वायर रूट और पाई के ऊपर भी स्क्वायर रूट ओवर ये क्या बन जाएगा, पाई, ये इससे कटेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर रूट पाई और एरिया के ऊपर भी स्क्वायर रूट। ये मेरे पास ये एक रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन किसके दरमियान है, सरकमफ्रेंस और एरिया के दरमियान है। यहाँ पे एक बात समझ लें, अगर मैं एरिया इधर ले आता हूँ और सरकमफ्रेंस उधर ले जाता हूँ तब भी मेरा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है, 6x स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके सरफेस एरिया 6x स्क्वायर के इक्वल होता है। और मैं अब यहाँ पे x को मैंने साइड पे करना है तो मैं क्या लिखूंगा, A/6 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। क्यूब आपको पता है x की पावर 3 होते है। तो मेरा कंपेयर सही करने के लिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये लिखा जाएगा A/6 का होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x, ये स्क्वायर रूट से कटेगा। अब इसको मैं क्या कहूँगा, 1। अब इसी तरह से वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, x के क्यूब के इक्वल होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/3 क्यूब रूट। यहाँ पे मैंने आप लिखना है टेकिंग, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखना है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट लिखूंगा और ये हो जाएगा x। और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 2। मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि साथ साथ स्टेटमेंट कैसे लिखनी, बाय कंपेयरिंग। एक और मेथड होता है जिसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, उसमें बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। कंपेयरिंग वाला काम आपने पहले भी किया होता है, इसलिए मैं आपको कंपेयरिंग वाला समझा रहा हूँ। आपने ये 9th 10th में भी ये काम किया हुआ है। ठीक है,
तो x x से कंपेयर हो गया और ये वाली साइड आपस में कंपेयर होगी। a/6 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और v के ऊपर क्या है 1/3। यहाँ पे देखें इस स्क्वायर रूट को अब मैं हटाऊंगा तो मैं क्या ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर लिया ना तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं ए को ना ज़रा मैं अच्छे अंदाज से साइड पे करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर लिया तो क्या बन गया a/6 स्क्वायर रूट और साथ मैंने स्क्वायर लिया। जब इसका स्क्वायर लिया तो क्या बन गया 2/3। ये इससे कटेगा तो क्या बन जाएगा a/6 विच इज इक्वल टू v 2/3। ये 6 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू 6 v वॉल्यूम के ऊपर क्या है 2/3। तो ये रिक्वायर्ड हमारा जो है वो फंक्शन बन गया है। ये इक्वेशन हमारी बन गई है जो हम बनाना चाह रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें वो कहता है डोमेन एंड रेंज आपने दिए गए फंक्शन की फाइंड करनी है। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो हमारे पास दिया गया है, डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो आपको पता है डोमेन किसे कहते हैं और आपको पता है रेंज किसे कहते हैं। डोमेन उसको कहते हैं जो भी हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन आती है, और वो वैल्यू पुट करने के बाद जो उसके आंसर बनते हैं, जो आउटपुट बनती है, वो क्या होता है रेंज। अब हमने डोमेन क्या पुट करनी होती है, ये क्वेश्चन हमने 9th में भी किए थे 3.3 में डोमेन रेंज वाले। अभी यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, ये डोमेन क्या होगी, मैं इसके अंदर वो सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। तो देखो मैं इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, एज जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन को मैं आपको पता है DOM लिखना है मैंने। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर होंगे। ठीक है, बात समझ गए या नहीं। तो इन्फिनिटी तो नहीं पुट करना ना हमने, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब भी समझ लें, छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये वाले डिजिट शामिल नहीं है, बाकी इससे नीचे नीचे सारे के सारे डिजिट शामिल हैं। बात समझ गए, ये मैथ की टर्म्स हैं तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी नहीं पुट करना, बाकी इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से नीचे वाला और माइनस इन्फिनिटी से नीचे वाले और इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं उस सब के लिए जी ऑफ एक्स डिफाइंड है। ये इसकी डोमेन है। और अब इसकी रेंज क्या निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 1 पुट करें तब भी कोई ना कोई आंसर बनेगा, 2 3 4 माइनस में प्लस में 0 में कोई भी नंबर पुट करें तो इसकी कोई ना कोई आंसर मिलेगा। और ये फंक्शन 1 1 भी होगा, कुछ ना कुछ आंसर इसका ज़रूर बनेगा। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या बनेगा, रेंज भी अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर बन सकता है। स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी भी नहीं बन सकता, प्लस इन्फिनिटी भी नहीं बन सकता, उससे नीचे नीचे सारे नंबर बन सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। यहाँ पे देखें मेरे पास अगर मैं x को मैं पुट करता हूँ जी -2 तो वो बन जाएगा +2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट ले, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाता है अनडिफाइंड। इसका मतलब -2 नहीं पुट करना मैंने, ये मेरी बाउंड्री में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं -3 पुट करूं तो ये क्या बनेगा -1। कैलकुलेटर इसको भी नहीं मानता, वो कहता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स भी मेरे पास नहीं आना चाहिए। इसी तरह से मैं पुट करता हूँ जी -4 + 2 और ये बन जाता है जी -2।
तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने तो रियल नंबर में रहना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं -2 से ऑनवर्ड -इन्फिनिटी तक मैं ये वाले नंबर यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, ये नहीं मैंने पुट करना है, बात समझ गए ना, ये मैं पुट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या बन गया भाई, मैं ये जब नंबर पुट नहीं करूंगा तो मैं और क्या पुट करूंगा, उसके अलावा सारे पुट करूंगा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये अनडिफाइंड नहीं होता, ये ज़ीरो के ऊपर कुछ भी होना तो वो ज़ीरो ही होता है और वो डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने ये -2 पुट करना है, ठीक है। तो अब इसको मैंने लिखना कैसे है वो देखें। अब इसके अंदर मैं -2 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर रूट वो भी पुट कर सकता हूँ, और 0 भी पुट कर सकता हूँ, प्लस वाले नंबर सारे पुट कर सकता हूँ, और प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने लिखना कैसे, इसको मैं लिखूंगा डूम ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, -2 मैंने पुट करना है और इधर स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब ये प्लस इन्फिनिटी तो नहीं मैं पुट कर सकता ना। तो इसी तरह यहाँ पे मैं रेंज क्या लूँगा, रेंज ऑफ g ऑफ x। देखो जब मैं -2 पुट करूँगा तो ये 0 देगा, इसका मतलब रेंज मेरी 0 आएगी। और अगर मैं यहाँ पे देखो मैं -1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही, और इसी तरह से मैं 0 पुट किया तो स्क्वायर रूट 2 वो भी पॉजिटिव नंबर, 3 पुट करूँगा तो वो सारे के 1 2 3 सारे वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। ये बात समझ लें, आंसर क्या आएगा आपने रफ वर्क में इधर साइड पे करके देख लेना है। तो इसका मतलब क्या है, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ सकते हैं, इसका मतलब 0 भी आ सकता है, इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ ये इसकी रेंज बन गई, ठीक है जी। तो रेंज और डोमेन, अब ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और एमसीक्यूज में भी आते हैं। आपने हर तरह से इनको याद करना है और आपको पता होना चाहिए कि ये इसके आंसर कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 और साथ दिया है 4 - 3x। अब इसकी डोमेन दी गई है x लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि -2 से इन्फिनिटी तक हमने पुट करना है, और इसकी ग्रेटर देन -2, ठीक है, यानी कि -2 से बड़े प्लस इन्फिनिटी तक हमने डिजिट्स पुट करने हैं। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये पार्ट्स वाला, इसकी डेफिनेशन में हम ये बात कर चुके हैं। डोमेन इसने पहले ही दे दी, ये इसकी डोमेन है। रहा मसला रेंज का, हम रेंज पुट करेंगे, जरा पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी रेंज क्या बन सकती है। तो मैं रफ वर्क करने लगा हूँ इसकी रेंज के बारे में। देखो वो कहता है -2 से छोटे पुट करने, तब -2 शामिल है, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो -2 पुट करता हूँ, ज़रा क्या बनेगा, 6 2 12 -12 प्लस 7 कितना बना, -5, ठीक है जी। अब मैं -3 पुट करके देख लेता हूँ, तो -3 प्लस 7 6 3 18, 18 में से 7 गए, कितने रह गए जी, -11। अब इसी तरह से मैं -4 पुट करके देख लेता हूँ, प्लस 7 6 चौका 24 -24, 24 में से 7 गए तो कितने रह गए, -7। इसका मतलब क्या है, ये बढ़ते जाएंगे नंबर और किस तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है। ये वाला मेरा ये रेंज बनेगी। बात समझ गए या नहीं, मैंने कैसे किया, ये मैंने वैल्यू को पुट कर करके देखा, ये समझाने के लिए है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसका मतलब क्या, -5 ये शामिल होगा और जाएंगे कहाँ तक, वैल्यूज इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको लिखना है, सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी इस तरफ आएगी और -5 इस तरफ आएगा। अब इस फंक्शन में आ जाए जी, वो कहता है -2 नहीं पुट करना, इससे बड़े पुट करने। तो इससे बड़ा कौन सा है, तो -2 से बड़ा है जी हमारे पास -1,
तो मैं -1 पुट करता हूँ। तो -2 तो मैं पुट नहीं कर सकता। वैसे अगर मैं -2 भी पुट करूँ तो मैं देखूँगा मैं क्या बनता है मेरे पास 4 - 3 इंटू -2, 3 2 6 प्लस में आ गया तो ये 10 बनेगा। 10 में और इसी तरह मैं -1 पुट करता हूँ। 4 - 3 -1 कितना माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया 7 बन गया। अब मैं क्या पुट करता हूँ 0, 0 पुट करूँगा तो 4 बनेगा। अब मैं पुट करता हूँ जी 1, तो 1 पुट किया 4 - 3 इंटू 1 तो कितना बन गया ये 1 बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया 1। अब मैं इसे 2 पुट करता हूँ, ज़रा मैं वैल्यू को देखो तो सही मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब मैं देखो मैं 1 के बाद 2 पुट किया जैसे ही तो मेरा 3 2 6, 6 में से 4 गए -2। अब ये वैल्यू माइनस माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रही है। ठीक है, बात समझ गया ना। अब ये आई कहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक ये पहुंच चुकी हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई 10 से। अब 10 मैंने पुट करना है नहीं पुट करना। एक वैल्यू मेरी यहाँ पे खड़ी है और एक वैल्यू मेरी यहाँ पे खड़ी है। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा ये देखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैं पकड़ूंगा और ये बनाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है x लेस देन इक्वल टू -2, मेरे पास है 6, तो मैं 6 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 6x लेस देन -12। ठीक है जी, अब 7 प्लस है, दोनों तरफ 7 को प्लस करूंगा 6। ये साथ साथ बातें आपने लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आपने लिखनी है। -12 प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी -5। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या बन गया, अब इसको मतलब को समझो -5 से छोटे, -5 से छोटे कौन से होंगे जी -5 भी हमारा शामिल है, और इससे छोटे किधर होंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं सीधा करके लिखूंगा, तो लिखूंगा -इन्फिनिटी से -5 के दरमियान दरमियान सारे नंबर आएंगे। अब बारी आ गई इसकी, मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन -2। अब मुझे क्या चाहिए जी -3, तो मैं -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आपको प्रॉपर्टी के पता है, जब दोनों तरफ मैं माइनस वाले किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला जो है वो क्या हो जाता है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। पता है ना इस बात का। तो कैसे होता है -3x, अब ये लेसर की बजाय ग्रेटर की बजाय लेसर में चले जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। बात समझ गए जी। अब ये 4 इधर मैंने प्लस करना है, -3x, तो प्लस किया तो कितना बढ़ गया 10। अब इसका मतलब क्या है 10 से छोटे, तो 10 से छोटे कौन से होते हैं जी माइनस इन्फिनिटी की तरफ होते हैं। ये आंसर इसका मेरे ख्याल में गलत है, तो ये होना है। अब आपने इसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज आपने ऐसे लिखनी है -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -इन्फिनिटी से 10 तक, ये इसकी रेंज बन गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस है x - 5 का। इसका मतलब क्या है, मैं इसमें हर वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डोमेन मेरे पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ g ऑफ x, मेरे पास सारे के सारे रियल नंबर होंगे -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो रेंज होगी वो रेंज ऑफ g ऑफ x, वो मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर आएगा। क्यों, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी नंबर का जब मैं मॉडुलाई लेता हूं तो वो प्लस हो जाता है। पता है ना इस बात का। तो प्लस होने की वजह से मैं क्या लिखूंगा, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर +इन्फिनिटी की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। तो 0 शामिल होगा या नहीं, हाँ जी बताएं जी, 0 शामिल होगा। x की बजाय मैं जब 5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं 5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, मैंने डोमेन में बता दिया सारे नंबर लिखने। तो 0 शामिल होगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। तो ये इसकी रेंज आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है। फाइंड हमने करना है ए एंड बी। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं। मैं पहले एफ ऑफ 2 पुट करूँगा तो उसका आंसर मैं इक्वल लिखूँगा -3 के, फिर एफ ऑफ -1 पुट करूँगा, उसे 0 के इक्वल पुट करूँगा, दो इक्वेशन बनाऊँगा और उनको मैं सॉल्व करूँगा। अब देखें मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इन 1, ठीक है जी। अगर मैं ना भी इक्वेशन 1 मानूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है, चलो मैं ऐसे डायरेक्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन कह दो इन एफ ऑफ एक्स, अब मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एफ ऑफ मैं क्या पुट करूँगा जी, 2 विच इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस ए 2 का स्केयर प्लस बी के साथ क्या आएगा 2 प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 जो था वो मेरा किसके इक्वल था, -3 के। अब ये कितना हो गया, 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब इसको ज़रा मैं अरेंज करता हूँ, तो अरेंज करने से क्या आएगा, -3 माइनस 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब इनको ज़रा मैं करता हूँ तो कितना हो गया, -12 विच इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b। अरेंज करते हैं तो ये बनेगा -4a प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू -12। इसको मैं कहता हूँ 1। अब यहाँ पे आगे क्या है, अब मैंने पुट करना है, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ एक्स। अब मैं -1 पुट करता हूँ तो मैंने लिखना है x की जगह पे -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्केयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब ये किसके इक्वल था, 0 के था, तो ये -1 आपको पता है -1 का अगर क्यूब हो तो वो -1 हो जाता है, स्केयर हो तो वो +1 हो जाता है। माइनस ये देखो ये 1 हो जाएगा, अकेला a रह जाएगा, -b प्लस 1। तो ये -1 प्लस 1 कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, -a माइनस b विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ, इसमें से मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 पे डिवाइड करूँ दो सब को, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2a प्लस b विच इज इक्वल टू -12। इसकी बजाय मैं इसको अगर 1 कह दूं तो ये सॉल्व करनी ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। आपको पता है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एक बायोग्राफिकल। अब एलिमिनेशन हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, ऐड, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, -2a प्लस b, ये यहाँ पे 6 बना, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू -6 माइनस a माइनस b विच इज इक्वल टू 0। ऐड किया -3a विच ये कट गए, विच इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -6 ओवर -3, तो a किसके इक्वल रह गया, 2 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा a जो है वो किसके इक्वल है, 2 के।
अब इसी तरह जब ए हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको मैं किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करूं या 2 में पुट करूं, मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखूंगा जी पुट ए इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर देते हैं जी। तो मैं लिखूंगा -2 इंटू 2 प्लस बी विच इज इक्वल टू -6 -4 प्लस बी विच इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू -6 प्लस 4 b इज इक्वल टू कितना रह गया -2। अब देखें जी यहाँ पे a हमारे पास 2 आ गया और b हमारे पास -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है वो 60 मीटर की बुलंदी से नीचे गिर रहा है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन। अब उसके लिए ये एक इक्वेशन दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। आगे वो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 and x is equal to 1.7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने इस फंक्शन के अंदर x पहले 1 पुट करना है, फिर 1.5, फिर 1.7 और हमारे पास वो हाइट आ जाएगी। अब हम देखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पुट क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। पुट क्या करना, रिप्लेस लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। x विद 1 सेकेंड। ठीक है जी। अब h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। 40 माइनस ये 10 ही हो गया ना, ये कितना रह जाएगा 30। अब कितना हाइट 1 सेकेंड बाद उसकी कितनी होगी जी 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। अब इसी तरह से हमने रिप्लेस करना है x को 1.5 से, तो क्या फाइंड होगा h ऑफ 1.5 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केल। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40 है, 40 माइनस, अब ये 1.5 का स्केयर, 1.5 का स्केयर लेकर आपने और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा उसको 40 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा 40 माइनस 22.5 और ये रह जाएगा जी 17.5 मीटर। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आपने कर लेना है, आपने h ऑफ 1.7 पुट करना है विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद ये निकलेगा 28.9 और इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1 मीटर, ये इसकी हाइट रह गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जो पार्ट सेकंड है वो ये कह रहा है when does the stone strike the ground कितने टाइम पे वो स्टोन जो है वो ग्राउंड को टकराएगा। अब देखें ये तो हाइट हमने निकाली, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा समझे। यहाँ पे 1 सेकंड बाद हाइट ये निकली, ठीक है, 1.5 सेकंड बाद हाइट ये निकली और 1.7 सेकंड गुजरने के बाद हाइट ये निकली। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में हमने x फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या होगा, h ऑफ x जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तब जब हम x जब 0 हो जाएगा तब x कितना होगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्केयर। h ऑफ x कितना हो जाना चाहिए, 0। मतलब क्या है, हाइट कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्केयर, ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10x स्केयर इज इक्वल टू 40, x स्केयर इज इक्वल टू 40 ओवर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्केयर इज इक्वल टू कितना बन गया जी,
इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 से 0 गई, बाकी कितना रह गया, 4 रह गया। स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया, 2 सेकेंड बाद वो जो स्टोन है वो 60 मीटर की बुलंदी से वापस ज़मीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वो ये कहता है कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। पहला पॉइंट है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। अब पहले डोमेन एंड रेंज हम इसकी फाइंड करते हैं। अब देखें इस फंक्शन के अंदर मैं सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो या अनडिफाइंड हो। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, ठीक है। इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी, अब जाहिर बात है जब डोमेन इतनी है तो इसके अंदर जो भी हम पुट करें कोई ना कोई आंसर बनेगा, तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका, इज द फंक्शन f 1 to 1, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, इसको जस्टिफाई करना है। तो आपने इसको कैसे जस्टिफाई करना है, अब देखो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं कि 1 to 1 फंक्शन होता क्या है, मतलब क्या है, अगर मेरे पास इधर से कोई एक वैल्यू है तो उसका एक से ही कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं, एक का एक से रिलेशन बनेगा तब मैं उसे कहूंगा कि ये फंक्शन मेरा 1 to 1 है, अदरवाइज वो 1 to 1 नहीं होगा। अब देखें मैं कैसे करता हूं, अब मैं लिखता हूं फॉर f ऑफ x रिप्लेस, मैं एक वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, मैं देखूंगा उस एक वैल्यू से मुझे आंसर कितने मिलते हैं। अगर तो एक वैल्यू से आंसर एक ही मिल रहा है तो वो 1 to 1 होगा। रिप्लेस x विद x1, अब मैं x1 से मैं रिप्लेस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x1 विच इज इक्वल टू 3 x1 माइनस 5। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस x बाई x2, अब इसको मैं x2 से रिप्लेस कर देता हूं, मैं लिखूंगा f ऑफ x2 विच इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैंने 1 1 प्रूव करना है तो उसके लिए मैं उसके बाद लिखूंगा, ये देखो ये 1 हो गया और ये 2। अब मैं लिखूंगा, मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, अज्यूम या f ऑफ x1 वो मेरे f ऑफ x2 के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। 3x1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो रह जाएगा 3x1 विच इज इक्वल टू 3x2, 3 से भी कट जाएगा, x1 विच इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेरे एक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो दूसरे, अगर मैं एक वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर में एक ही वैल्यू आती है, समझ गए ना, एक वैल्यू पे एक वैल्यू ही आ रही। इसका मतलब ये क्या है, मेरा फंक्शन 1 to 1 है। तो मैं लिखूंगा क्या, एज f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2। फिर आगे क्या लिखूंगा, so this show that the function
इज 1 to 1। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? थर्ड पॉइंट में वो ये कहता है कि ये भी बताओ कि ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूंगा? देखो ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख के मैंने पहले भी समझाया, अब दोबारा समझ लें। यहाँ पे अगर वैल्यू है ए सेट है ये और ये सेट बी है, तो 1 की 1 से मुताबिकत हो और हो ना भी हो, अगर रिपीट भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा डिजिट, कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचे, कोई भी ब्लैक यानी कि एम्प्टी ना रह जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास एक पे कोई ऐसा सेट बी में कोई ऐसा एक एलिमेंट रह जाए जिसकी जो है वो करस्पॉन्डेंस सेट ए से हो ही ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे यूज होने चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे यूज होने चाहिए। अगर दूसरी तरफ से मैं कहूँ कि ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर कोई इनपुट दूं, इनपुट में अगर दूं तो उसकी आउटपुट निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटपुट है, इनपुट हमने दी नहीं। समझ गए? तो ये क्या होता है? ऑन टू। तो उस ऑन टू को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस फंक्शन को f ऑफ x को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये y है। अज्यूम f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब मैं क्या पुट करूंगा जी? y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये इधर आएगा तो मैं क्या करूंगा? y प्लस 5 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड, विच इज इक्वल टू x। अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं अगर सीधा करके लिखूं तो मैं इसको सीधा भी कर सकता हूं, x इज इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 3। अब इसका मतलब क्या बन गया? सिंस y इज रियल एंड एडिंग 5 एंड डिवाइडिंग 3, y इज रियल एडिंग 5 एंड डिवाइडिंग 3 बाई कीप द रिजल्ट रियल। अगर मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? रियल ही आएगा। सो दिस शो दैट f ऑफ x, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है ना, ये आपने लिखनी है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस y इज रियल नंबर एंड ऐड क्या कर रहा है? 5 एंड डिवाइडिंग 3, कीप द रिजल्ट रियल सिंस f ऑफ x इज ऑन टू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, f ऑफ r अप्रोचेज r, f ऑफ x हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 तकरीबन सेम है। यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट है कि डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो अभी हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, इसको हम पहले देखेंगे कि डोमेन इसकी क्या है। तो स्टूडेंट आपको पता है डोमेन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाए, उसको हम निकाल देंगे। बाकी सारे के सारे पॉइंट हमें डोमेन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखें। अगर यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू -1, ये मैं रफ में आपको करके दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू -1 में पुट करता हूँ तो क्या बनेगा? तो मेरे पास बनेगा 2 इंटू -1 -3 ओवर -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भला? ये +1 -1 ये हो जाएंगे 0। आप किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। ठीक है,
अब ये अनडिफाइंड किस पे होगा, -1 पे, यानी कि x इज इक्वल टू -1 ये मैं नहीं पुट कर सकता, बाकी सारे के सारे रियल नंबर मैं पुट कर सकता हूँ, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। ठीक है, तो इसकी मैं डोमेन में मैं क्या लिखूंगा कि मैं रियल नंबर सारे के सारे पुट कर सकता हूँ, सिर्फ उसमें मैं -1 जो है वो मैं पुट नहीं कर सकता। अब इसको मैंने सेट की शक्ल में कैसे लिखना है, -∞ से मैं -1 तक। अब मैं छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड नहीं करना, यूनियन डालूंगा -1 से +∞ की तरफ। ये स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि मैंने -1 को इंक्लूड नहीं करना। अब रह गया मसला रेंज का। तो आप देखो एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि जो हमने पुट नहीं करना। इसी तरह से हमें कोई ऐसा पॉइंट भी मिल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें जहाँ पे ये फंक्शन वो वाला पॉइंट भी मिल जाएगा जिस पॉइंट जो हमारे रेंज के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है हम लेते हैं, अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये f ऑफ x की बजाय मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू एक्स प्लस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं f ऑफ x को इधर लेके आऊँगा और उसके मैं नीचे देखूंगा कि कौन सी वैल्यू में नहीं पुट कर सकता, वही मेरी रेंज में से एक्सक्लूड हो जाएगा। इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा कि x को एक साइड पे कर दूंगा और y को एक साइड पे कर दूंगा। ज़रा ध्यान से इस काम को समझना है। तो ये बन जाएगा yx प्लस y विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये ज़रा x वालों को इकट्ठा करें, ये बन जाएगा yx माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3। अब यहाँ से मैं x को ले लूँगा कॉमन, बाकी क्या रह जाएगा y माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3 ओवर y माइनस 2। अब ये y क्या था, y हमारा था f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन था। और ये अब ज़रा सोचें x क्या है, ये इनपुट था, बात समझ गए ना। x से हमारी कौन सी वैल्यू आती थी, डोमेन की, y से कौन सी वैल्यू आनी है, रेंज की। ये बात ज़रा ध्यान से रखें। अब मैंने ये सारा का सारा प्रोसेस किया क्यों है, आप ये बात समझें कि ये सर ने पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा ये काम कर दिया। भाई ये बात इसलिए मैंने की है कि मैंने अब निकालनी है रेंज। मैंने जब डोमेन निकालनी थी तो डोमेन के लिए नीचे x खड़ा था और मैंने देख लिया कि भाई x क्या पुट करूंगा तो ये अनडिफाइंड होगा, वो मैंने निकाल दिया, बाकी सारे डोमेन में आ गए। इसीलिए अब मैंने x को साइड पे कर दी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे y चाहिए। क्यों, y की वैल्यू मेरी रेंज में आएंगी। तो अब y नीचे है, देखो y कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, देखो y अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ आ गई बात ये नहीं, y अगर मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने रेंज के अंदर 2 शामिल नहीं करूँगा, बाकी सारे के सारे नंबर जो है वो शामिल कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू सारे के सारे रियल नंबर माइनस 2। अब 2 शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो मेरे रेंज में शामिल हैं। सेट की शक्ल में आपको पता है कैसे लिखना है, 2, अब 2 शामिल नहीं है, यूनियन डालेंगे और साथ उसमें क्या लिखेंगे, 2 से +∞ की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन और रेंज वाला एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट अभी करते हैं, सेकंड पार्ट है कि हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन को हम शो करने के लिए हम क्या करते थे,
हम ये देखते थे कि बी सेट के अंदर हमारा कोई अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाता है तो हम वो कहते हैं कि ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। अगर नहीं बचता, सारे के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कहते थे, वो ऑन टू है। इसी तरह से जैसे अभी हमने रेंज निकाली तो हम रेंज निकालेंगे, अगर सारे के सारे सेट रियल नंबर में आ जाए तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर वो सारे के सारे यूज नहीं हो रहे, रियल नंबर में से कोई एक बच रहा है, तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो कैसे करते हैं, मैं अज्यूम करता हूं, अज्यूम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सारा प्रोसेस उसी तरह से होना है। देखें, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, y इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे देखें y माइनस 2। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, जब मैं 2 पुट करूँगा। ठीक है, कब हो रहा है, जब मैं 2 पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 कब, जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा फंक्शन जो है, सॉरी, y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, y 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई। सिंस हम क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट इन रेंज ऑफ f ऑफ x। अब जब 2 इसकी रेंज में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सो f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है। क्यों भला, इसमें 2 बच रहा है। 2 ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो मैपिंग में नहीं आता, मैपिंग शो नहीं करता। बात समझ गए जी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 1 to 1 हमने देखना है। 1 to 1 में क्या होता है कि अगर एक की मुताबिकत एक से हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 to 1। अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। मैं क्या लिखूंगा जी, रिप्लेस x विद x1। अब उसी तरह से जैसे हमने पहले काम किया था, कोई मुश्किल नहीं है। f ऑफ x1 विच इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1। अब हमारे पास एक तो ये आ गया। अब इसी तरह इसको मैं कहता हूँ 1 रिप्लेस, दूसरी दफा मैंने क्या करना है, x विद x2। तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x2 विच इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। इसको मैं क्या कहूँगा, 2 फॉर, या ऐसे लिखो, नो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर मैं f1 और f2 को मैं इक्वल लेता हूं और यहाँ पे x1 और x2 भी इक्वल निकल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। अब क्या करेंगे जी, हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपली। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 इंटू
x1 प्लस 1। अब x1 प्लस 1, x1 प्लस 1 इधर भी है और ये इधर भी है, ये तो कट जाएगा। बाकी क्या रहेगा 2x1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। माइनस थ्री भी कट जाएंगे। क्या रहेगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से भी कट जाएगा, x1 विच इज इक्वल टू x2। अब x1 x2 हमारा जो टारगेट था वो ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे एज f ऑफ x1 विच इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 equal to x2. This show that function is 1 to 1। ठीक है जी, तो ये हमारा फंक्शन 1 to 1 है, मतलब क्या है, एक की एक से मुताबिकत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसमें आर रियल नंबर का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। तो हमने ये बाइजेक्टिव शो करना है। बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 to 1 शो कर लेते हैं, बाद में ऑन टू शो कर लेते हैं। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। फॉर मैं लिखूंगा 1 to 1। 1 to 1 के लिए हम क्या करते थे, रिप्लेस करना है पहले x विद x1। तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x1 विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस x1, इसको मैंने कहना है 1। फिर आगे क्या करना है, रिप्लेस x विद x2। तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x2 विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस x2, इसको 2 कहना है। फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हम क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x2। e के इक्वल माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 है। ठीक है, फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 सिंस फंक्शन इज 1 to 1। एक बात पूरी होगी। अब ऑन टू करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको पता है मैंने इस फंक्शन को क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, y के इक्वली से पुट कर दिया। अब हमने देखो ये e की पावर माइनस एक्स है, तो नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लिया तो आपको पता है ये पावर जो है ये पहले आ जाती और नेचुरल लॉग e1 के इक्वल होता है, और माइनस ये जो इधर चली गई मैंने इसे सीधा करके लिखा x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव। रियल नंबर्स तमाम के तमाम के लिए ये डिफाइंड है, कोई गैप नहीं बनता, कोई ऐसा नंबर नहीं बनता जो रह जाए, तो सारे के सारे डोमेन में अरेंज में आ जाते हैं। f ऑफ x इज ऑन टू, जब वो 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है जी, ये बाइजेक्टिव है। लास्ट क्वेश्चन 10 हमारे पास है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब इस फंक्शन को हमने देखना है ये इंजेक्टिव है या फिर सरजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू। अब 1 to 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, रिप्लेस करेंगे x विद x1, रिप्लेस हो गया,
जी ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 3x1, इसको मैं बोलूँगा 1। अब क्या करूँगे, रिप्लेस x विद x2, मैं लिखूँगा g ऑफ x2 विच इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2, इसको कहेंगे 2 फॉर g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, मैं लिखूंगा x1 क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2। अब देखें, इनको मैंने इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो है ये x1 और x2 इक्वल निकल है। अब देखें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूँ। अगर मैं x1 वाले एक साइड पे रखूँ, x2 वाले एक साइड पे रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, x1 को कॉमन ले सकता हूँ और इधर से बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू, इधर से x2 को कॉमन ले लेता हूँ, x2 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, x1 x2 के इक्वल और x1 ये ये इसके इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज बन रही हैं। इसको अगर आप और इससे आगे भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी मर्जी से इसकी आइट्रेशन थोड़ी सी कर लें, ना भी करें इतना भी ठीक है। इसके आगे लिख दें x1 नॉट इक्वल टू x2, एक वैल्यू नहीं आ रही, सिंस इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ये तो बात हो गई। अब नेक्स्ट बात आ गई कि सरजेक्टिव्स के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू y, हम ऐसे ही करते थे ना जी ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x। अब मैं क्या करूँगा कि मैं x वाले को इस तरह से मैनेज करूँगा कि मेरे पास फंक्शन की डोमेन जो है वो मुझे पता चल जाए। अब यहाँ पे देखें, मैंने करना क्या होता था कि एक तरफ x रखना होता था, एक तरफ y रखना होता था। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैं इसको x कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ये मेरा, अगर मैं इस तरह ना भी करूं, सीधा सीधा ऐसे ही लिखा रहने दूं तो भी कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, ये इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट। अगर कोई एक इनपुट होगी तो एक आउटपुट होगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। इसका मतलब क्या है, जो मेरा रेंज है उसमें कोई गैप नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो मुझे क्या दे जी, जो मुझे ब्रेक पॉइंट दे, या ऐसा है कोई एलिमेंट छोड़ दे जो रेंज में शामिल ना हो। तो इसका मतलब क्या है, द function is defined on all real numbers। ये बात आपने लिखनी है, ठीक है। डिफाइंड ऑन आर रेंज आपने, या फिर आपने इस तरह लिख दें, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। हेंस आप यहाँ पे लिख दें फंक्शन g ऑफ x इज सरजेक्टिव। ये बात आप लिख दें, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।